Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing great. Today we are going to discuss the mechanism of breathing. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे mechanism of breathing को. Breathing क्या होता है? The physical movements associated with gaseous exchange are called breathing. ठीक है, वो तमाम फिज़िकल मूवमेंट जो एसोसिएट करती हैं आपके गैशियस एक्सचेंज के साथ, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं. जैसा कि हमने ब्रीदिंग के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में डिटेल से जाना, ब्रीदिंग क्या होता है और ये किस तरह से होता है. वो तमाम फिज़िकल मूवमेंट जो एसोसिएट करती हैं हमारे गैशियस एक्सचेंज के साथ, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं. एंड बेसिकली देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन and the second one is called exhalation और एक्सपायरेशन. ठीक है, द पहले वाले को हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन या इंस्पायरेशन. ठीक है, और सेकंड वाले को हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इंस्पायरेशन क्या होता है. ठीक है, जब आप सांस को अपनी बॉडी में लेके जाते हो, जैसे मैंने अपनी नाक के ज़रिए जो है सांस को अपनी बॉडी में भेजा, जैसे आप सब खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. ठीक है, अपनी नाक के ज़रिए सांस लीजिए और एक लंबा सांस अंदर लेके जाइए लाइक दिस. दिस इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन, टू इनहेल द एयर. ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है? हमारी जो रिब्स के मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारी जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं, रेज हो जाती हैं. जैसे कि तो हमारी रिब जो है वो अपवर्ड मूव कर गई. ठीक है, इसके साथ एक और काम होता है जो डोम शेप डायाफ्राम होता है. जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में समझाया था डायाफ्राम के बारे में. ठीक है, जो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स के नीचे इस जगह पे होता है. ठीक है, वो जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है. ठीक है, इन मूवमेंट से क्या होता है? हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो खला पैदा हो जाता है, ये कैविटी बढ़ जाती है, स्पेस बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ती है तो हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जैसे ही लंग के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा तो हमारी हवा बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और वहाँ से लंग्स के अंदर चली जाती है. इस तरह से प्रेशर बैलेंस हो जाता है आउटसाइड और इनसाइड का. ठीक है, इंस्पायरेशन में बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं. रिब मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स क्या करती हैं? रेज हो जाती हैं. ठीक है, इसके अलावा जो डायाफ्राम होता है वो कैसे मूव करता है? डायाफ्राम मूव डाउन. ठीक है, उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो मूव डाउनवर्ड. इससे क्या होता है? चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, जिसको आप थोरेसिक कैविटी भी बोलते हो. ठीक है, मैंने आपको समझाया था थोरेसिक कैविटी क्या होती है. जब थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? लंग के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. ठीक है, जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? लंग जो है वो बाहर से हवा को अपने अंदर ले जाएगा. ठीक है, इस तरह से वो स्वेल कर जाएगा, हवा उसके अंदर चली जाएगी और जो है वो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन कंप्लीट हो जाएगा. मतलब हमारी बॉडी के अंदर हवा चली गई. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन. ठीक है, अब ये सारा आपको समझ आ गया. अब सेकेंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग इज एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. ठीक है, उसमें क्या होता है? आपने इनहेलेशन में क्या किया था? आप सांस को अंदर लेके गए थे. अब मैंने अपनी सांस को रोका हुआ है. अब जैसे ही आप एक्सपायरेशन करोगे तो आप अपनी बॉडी से सारी सांस को बाहर निकाल दोगे, जैसे कि. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन. एक्सपायरेशन में क्या होता है? हमारे रिब्स के जो मसल होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और रिब्स जो हैं वो पहले इंस्पायरेशन में वो रेज हुई थी. ठीक है, एक्सपायरेशन में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाती हैं. जैसे ये मेरा रिब केज रेज हो गया, अब मैं सांस बाहर निकालूंगी तो ये रिब केज अपनी जगह पे वापस चला गया. ठीक है, इसी तरह डायाफ्राम की मूवमेंट क्या होगी? डायाफ्राम मसल ऑल्सो रिलैक्स एंड डायाफ्राम मूव अपवर्ड. रिब्स के मसल भी रिलैक्स करेंगे और डायाफ्राम के मसल भी रिलैक्स करेंगे एंड डोम शेप डायाफ्राम जो होता है मूव्स अपवर्ड. अब इन दोनों मूवमेंट से क्या होगा?
जैसे ही रिब केज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा, डायाफ्राम अपवर्ड मूव करेगा, तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। पहले वो नीचे गया था तो उसने स्पेस को ज़्यादा कर दिया था, अब जैसे ही वो अपवर्ड आएगा तो स्पेस कम हो जाएगी। स्पेस के कम होने की वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, वो पूरी जो एयर उसके अंदर होगी उसको बॉडी से मूव आउट करा देगा, मतलब एयर बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज जो है डिक्रीज कर जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर ऑन लंग्स। लंग्स के ऊपर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जो एयर होती है वो मूव आउट कर जाती है, आपके लंग्स से बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेसेस की समझ आ गई। जब प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन या एक्सपायरेशन हो रहा होता है, सांस लेने का और सांस को बाहर निकालने का प्रोसेस हो रहा होता है, तो मुख्तलिफ गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब हमारे अंदर जाने वाली एयर में जो कंसंट्रेशन होती है मुख्तलिफ गैसेस की, वो चेंज हो जाती है। उस कंसंट्रेशन से वो जो एयर हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। जैसे इंस्पायरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एयर जाती है, तो इस दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो एयर में होती है वो होती है 21%। जबकि जब हमारी बॉडी एक्सपायरेशन करती है या सांस को बाहर निकालती है तो उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ऐसे नहीं होता कि ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो 16% रह जाती है, ठीक है। बात समझ आ रही है। हमारी बॉडी में इंस्पायरेशन के दौरान जो है वो एयर बॉडी के अंदर गई थी, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% थी। जबकि जब हमने सांस ले लिया, गैसियस एक्सचेंज हो गया, तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बाहर आने वाली एयर में है वो 16% रह जाती है, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन जब एयर हमारी बॉडी में जाती है तो 0.04% होती है। जबकि जब एक्सपायरेशन होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज अप टू 4%। अब आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की अंदर जाने वाली एयर में जो थी कंसंट्रेशन कम थी, जबकि जो बाहर एयर आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है। इसी तरह से ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एक्सपायरेशन में कम हो जाती है। इसी तरह जो वाटर होता है यहाँ पे जो है वो सैचुरेटेड होता है, यहाँ पे वेपोराइज वाटर अंदर जाता है, ठीक है, H2O यहाँ पे वेपोराइज है और यहाँ पे सैचुरेटेड होता है। इसका क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, वाटर प्रोडक्शन भी होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी से लिबरेट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी तरह जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है ना उस दौरान, वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है, जो कि इस फॉर्म में एक्सपायरेशन के दौरान निकल जाता है, ठीक है। अब आपने इन कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट बीट की। नॉर्मली हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 16 to 20 जो टाइम है वो बीट करता है, लेकिन ये जो रेट है ये चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी जो है वो किस पोजीशन में है। लाइक आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, आप अगर हार्ड जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हो, आप अगर कोई मुश्किल काम कर रहे हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। आपके जो हार्ट है उसको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पंप आउट किया जा सके, अपनी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो जब हम कोई हार्ड काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये रेट बढ़ जाता है और ये 30 to 40 बीट्स पर मिनट हो जाता है, ठीक है। ये इतना हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब हार्ट बीट का जो कंट्रोल है, हमारी हार्ट बीट जो है वो कितना टाइम जो है वो बीट करेगा, ये इसको सारों को कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं, ये सारा का सारा इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जब हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन में, ये
कार्बन डाइऑक्साइड की जो ब्लड में कंसंट्रेशन होती है ना, इसको बहुत सेंसिटिव होता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है या हम दिन में मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा काम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा जो सेलुलर रेस्पिरेशन करनी पड़ती है, ठीक है, वो इसलिए करनी पड़ती है कि हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कर रही है। अब एनर्जी कहाँ से आ रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन से। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रही है, लेकिन साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड है, ये सेंसिटिव है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन को, ठीक है। ये मैसेज सेंड करता है ब्रेन को कि हमारा जो है बॉडी का जो ब्रीदिंग है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन जो है वो हमारे लंग्स को मैसेज सेंड करते हैं कि ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। फिर इसलिए हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। जब ब्रीदिंग इंक्रीज़ होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो बॉडी से मूव आउट कर जाती है, ठीक है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किस तरह से कंट्रोल करता है। अब आप एक और बात है कि हमारी जो ब्रीदिंग है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है? इनवॉलंटरी। ये कौन सी मूवमेंट होती है? ये वो मूवमेंट होती है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, ठीक है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो वाली मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे इख्तियार में, लेकिन कभी कभी हम अपने रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। आप ज़्यादा अपने जो है रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ एन इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।